हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्पणा क्लासेज। इस सेशन में हम लोग इडुटेरिया टेस्ट सीरीज के जो फर्स्ट बुक ESI वॉल्यूम 1 दिया गया है उसी का मैंने हिस्ट्री क्वेश्चन को ली हूँ और डिटेल्स के साथ इसका वर्णन करूँगी ताकि अनफैक्ट्स भी क्लियर हो जाए। और इसमें कुल मैंने 25 क्वेश्चंस को ली हूँ। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और अपना स्कोर आप लोग ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब किया गया था? कब किया गया था? भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब किया गया था? ऑप्शंस हैं 31 जनवरी 1601, 31 दिसंबर 1600, 1 जनवरी 1600 या 30 मार्च 1610। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 31 दिसंबर 1600। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने समुद्र मार्ग से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। और जब कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत का शासक कौन था? उस समय भारत का शासक अकबर था, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कारखाना जब स्थापित किया था तो उस समय शासक जहांगीर था। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शंस हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोविंद रानाडे या बिपिन चंद्र पाल। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गोविंद रानाडे। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे। कौन कौन थे 4 प्रमुख नेता? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। और इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। और हम लोग सुनते हैं बाल लाल पाल। बाल से बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और पाल से बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। उनमें कौन सा परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? ऑप्शंस हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग में परस्पर सहयोग में वृद्धि, समझौता होने पर भी कटुता में वृद्धि, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे और यह समझौता सामान्यतः लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से प्रसिद्ध है। मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? ऑप्शंस हैं लॉर्ड बेबेल, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिनलिथगो या ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लॉर्ड लिनलिथगो। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई थी और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो था। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही था। तथा एक फैक्ट्स और भी महत्वपूर्ण है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। सर्वोदय शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, जबकि सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। इसमें कौन कौन से फैक्ट्स है? प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। और सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी और सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी, कौन थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन या ब्रिटिश एसोसिएशन। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के महत्वपूर्ण फैक्ट्स है कि इसकी स्थापना 1851 में कलकत्ता में हुई थी और इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? इनके संस्थापक सदस्य थे राजेंद्र पाल मित्र, राधा कांत देव, हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर आदि थे। और इसमें राधा कांत देव अध्यक्ष थे और देवेंद्र नाथ टैगोर महासचिव थे। इसमें राधा कांत देव अध्यक्ष थे और देवेंद्र नाथ टैगोर महासचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता किन दो पक्षों के बीच हुआ? पूना समझौता किन दो पक्षों के बीच हुआ? पूना समझौता किन दो पक्षों के बीच हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार, दलित वर्ग और हिंदू नेताओं, दलित वर्ग और ब्रिटिश सरकार। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दलित वर्ग और हिंद नेताओं के बीच हुआ। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने और हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किया। और एक फैक्ट और भी महत्वपूर्ण है कि गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 30 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने के लिए पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? ऑप्शन है लेबर पार्टी या कंजर्वेटिव पार्टी या निर्दलीय से या लिबरल पार्टी से। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लिबरल पार्टी से। 1870 से 1905 ईस्वी के बीच अनेकों भारतीय बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक पहलुओं को विश्लेषित किया और इसमें 3 लोगों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे पहला है दादा भाई नौरोजी, दूसरा महादेव गोविंद रानडे और तीसरा रमेश चंद्र दत्त। इन्होंने ही भारत का आर्थिक इतिहास को लिखा। 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी ही थे। और दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुरावस्था पर प्रकाश डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद ने भारत स्वतंत्रता कानून 1947 पारित किया। ब्रिटिश संसद ने भारत स्वतंत्रता कानून 1947 को कब पारित किया? ऑप्शन है जुलाई 1947 या जून 1947 या अगस्त 1947 या उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जुलाई 1947। माउंटबेटन योजना ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। माउंट योजना के अंतर्गत ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया? 18 जुलाई 1947। यही क्वेश्चन था, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग आधिकारिक तौर पे कब किया? ऑप्शन है जून 1937 में या दिसंबर 1939 में या मार्च 1940 में या अगस्त 1942 में। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मार्च 1940 में। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ तथा इसकी अध्यक्षता अली जिन्ना ने की और इसी अधिवेशन में ही भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। कहाँ की गई?
लाहौर अधिवेशन में कब की गई? 22 से 24 मार्च 1940 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते इस शब्द को मुंडको उपनिषद से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से, जिसका क्या अर्थ होता है? सत्य की ही विजय होती है। और यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। क्या अंकित है? सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावस्तु महात्मा बुद्ध के जीवन वृत्त है। महावस्तु महात्मा बुद्ध के जीवन वृत्त है और इसका किस शाखा से संबंधित है? इसका महात्मा बुद्ध के किस शाखा से यह संबंधित है? ऑप्शन है महायान, हीनयान, वर्जयान या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महायान से। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान दो शाखाओं में विभक्त था, जिसका मूल अंतर देवी देवताओं का पूजा था और हीनयान में बुद्ध को महापुरुष माना जाता है, जबकि महायान में उन्हें देवता के सदृश देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? दीवान ए खास या दीवान ए आम या इबादत खाना या बुलंद दरवाजा। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इबादत खाना। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम था इबादत खाना, जिसमें धार्मिक चर्चा और विचार विमर्श के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना का निर्माण का आदेश दिया गया था और जिसमें बादशाह की अध्यक्षता में सैयद, शेख और उलेमा, धार्मिक आदि लोग जुटते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अकबर। तानसेन और बैजू बावरा जो कि एक संगीतकार थे, वह अकबर के शासनकाल में प्रसिद्ध थे। और अकबर के शासनकाल कब से कब था? अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक के था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? ऑप्शन है सरकारी पदों का त्याग, ऑप्शन बी विदेशी माल का बहिष्कार, ऑप्शन सी अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार या ऑप्शन डी सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। इसमें क्या शामिल नहीं था? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। बाकी सारे कार्यक्रम शामिल थे। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि हुई थी? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 5 अप्रैल 1930 को। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए प्रारंभ हुए और 24 दिनों के बाद यानी 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी यात्रा की समाप्ति करते हैं और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया? किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ।
जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चतुर्थ में। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी और इसके अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और इसमें अश्वघोष उपाध्यक्ष थे और इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान नामक दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऋजुपालिका नदी पर। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जिम्ब्रिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऋजुपालिका नदी पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। किसे? महावीर स्वामी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मक्खली पुत्र गोसाल। मक्खली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की और यह संप्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा। मुगल काल में मुहत शिव कौन था? मुगल काल में मुहत शिव कौन था? सेना अधिकारी या पत्राचार विभाग प्रमुख या राजस्व अधिकारी या आचरण अधिकारी। कहीं कहीं लोक आचरण अधिकारी भी रहता है। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मुहत शिव जन आचरण के निरीक्षक विभाग का प्रधान था और उसका कार्य सार्वजनिक आचरण को उच्च बनाए रखना था। मुहत शिव कौन था? लोक आचरण अधिकारी होता था। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आचरण अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए आरिज किस विभाग से संबंधित है? दीन ए आरिज किस विभाग से संबंधित है? राजस्व विभाग से या दान विभाग से या सैन्य विभाग से या पत्राचार विभाग से। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सैन्य विभाग से। दीवान ए आरिज का संबंध सैन्य विभाग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसावन और बलवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? ऑप्शन सही हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अकबर के। दसवंत और बसावन अकबर कालीन चित्रकार थे। दसवंत जो एक कहार का बेटा था और उसके काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने साथ अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली। इस प्रकार बसावन और दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन राजवंश शामिल नहीं था? त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन राजवंश शामिल नहीं थे? ऑप्शन है पाल, राष्ट्रकूट, पल्लव या प्रतिहार। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पल्लव। त्रिपक्षीय संघर्ष में राजवंश शामिल नहीं थे, उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पल्लव। लेकिन इसमें कौन कौन शामिल थे? जिसका सही जवाब हो जाएगा पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन राजवंश शामिल थे? पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय या उपरोक्त में से सभी। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल अभिलेख गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख
पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ है और पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच नर्मदा के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। ऐहोल अभिलेख किसके बारे में वर्णन है? पुलकेशिन द्वितीय के बारे में वर्णन है। और हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, और जिसमें कौन हारा था? जिसमें पुलकेशिन द्वितीय की पराजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थियोसॉफिकल मत का किसने प्रारंभ किया? भारत में थियोसॉफिकल मत का किसने प्रारंभ किया? ऑप्शंस है श्रीमती एनी बेसेंट, या श्रीमती मैडम ब्लाटबस्की, या बाल गंगाधर तिलक, या मैडम ब्लाटबस्की, या कर्नल ऑलकट। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मैडम ब्लाटबस्की और कर्नल ऑलकट। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में अमेरिका में मैडम ब्लाटबस्की तथा कर्नल ऑलकेट ने की थी, और एनी बेसेंट 1889 ईस्वी में इसकी सदस्य बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों के दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? ऑप्शन है उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उत्तर में। सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के दफनाने में जो अवशेष मिला है, उसमें शवों का सिर उत्तर दिशा की ओर रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? किस मुगल शासक के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इस प्रकार इडुटेरिया बुक का 25 क्वेश्चन हिस्ट्री का यह सेशन समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो या हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।